हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम महत्वपूर्ण शब्दावली देख रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्दों को कवर किया था। जैसे संधि क्या होता है, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। संधि का मतलब दो देश या दो संगठन या दो संस्थाओं के बीच में पारस्परिक लाभ के लिए कोई समझौता हो या कोई संगठन बनाए, आपस में जुड़ें। तो एक बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको ये शब्दावली समझा रही हूँ, तो उसे कहा जाता है संधि। बस आपको माइंड में कुछ ज़्यादा जोड़ नहीं देना कि संधि, अलायंस ऐसा जाता है, इसका क्या मतलब है। भाई जब दो कंट्रीज आपस में कोई समझौता कर रही हैं, कोई एग्रीमेंट साइन कर रही हैं, तो संधि ही कर रही है ना। तो इतने सिंपल आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। उसके बाद हमने देखा था भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स। इसमें मैंने बताया था कि किसी कंट्री की लोकेशन कहाँ स्थित है, किसी की कहीं, तो उससे जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ उसके संबंध बनते हैं, उससे उसे भू राजनीति कहा जाता है। जैसे हम देखें, कोई कंट्रीज़ ऐसी जगह स्थित हैं जहाँ पानी की मात्रा है, कोई कंट्रीज़ ऐसी जगह स्थित हैं जहाँ बिल्कुल सूखा डेजर्ट पड़ा है, तो उनको पानी चाहिए, किसी और कंट्री से समझौता करेंगे वो पानी के लिए। या कई कंट्रीज़ ऐसी जगह स्थित हैं जहाँ बहुत सारा तेल और बहुत सारी गैस पाई जाती है, तो आज की दुनिया में तेल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो कुछ कंट्रीज़ की लोकेशन ऐसी होती है कि उनके जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो उनकी राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो इसी टर्म को भू राजनीति कहा जाता है। तो जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया की लोकेशन ऐसी है कि वो डेजर्ट एरिया है, लेकिन वहाँ गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इराक और ईरान के बीच में तेल को लेकर वार हो चुकी है। यूएसए और ईरान को लेकर तेल के बीच लिए वॉर हो चुकी है। तो जो ऐसी राजनीति जो भौगोलिक स्थितियों से प्रभावित हो, उसे भू राजनीति कहा जाता है। उसके बाद हमने टर्म देखा था निवारक। निवारक का सीधा सा मतलब मैंने समझाया था कि अगर कोई कंट्री कोई अनवांटेड एक्शन लेना चाह रही है, लेकिन उसे ये पता हो कि दूसरी कंट्री इतनी कैपेबल है कि वो इतने चाह के भी उसके खिलाफ कोई एक्शन आसानी से नहीं ले सकती, तो उसे डेटरेंस कहा जाता है या निवारक कहा जाता है। इसका एक फेमस एग्जांपल मैंने बताया था, परमाणु बम का विकास। जब तक इंडिया के पास परमाणु बम नहीं था, हो सकता है हमें डर हो कि दूसरी कंट्रीज़ हमें नष्ट कर देंगे, या फिर दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम एक्शन लेने से पहले 2 बार सोचते। फिर जब परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान वगैरह सबको पता चल गया कि इंडिया एक कैपेबल कंट्री है, इस पर हमला नहीं किया जा सकता। फिर जैसे इंडिया ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु बम का परीक्षण किया था। वो इसीलिए किया था कि उनको अपनी शक्ति को शो करना था, किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचाना था, या परीक्षण करके ये दिखाना चाह रहे थे वो सिर्फ कि हम भी भाई कैपेबल हैं, आप हम पर इतने अनवांटेड एक्शंस नहीं ले सकते। तो अब इसको अगर इंग्लिश में मैं समझाऊँ कि तो इसका मतलब है डिस्करेजिंग और रेस्ट्रेनिंग समवन in world politics, usually a nation state from taking unwanted action such as armed attack। ठीक है, तो ऐसा कुछ करें। जैसे हम साउथ चाइना सी में बहुत बार सैन्य अभ्यास करते हैं, दो कंट्रीज़ मिलकर, जैसे इंडिया, जापान, अमेरिका साथ आए, तो चाइना को थोड़ा डर रहता है कि भाई इंडिया के साथ जापान और अमेरिका है, तो हम इतनी जल्दी वहाँ हमला नहीं कर सकते, या इंडिया को हम चोट नहीं पहुँचा सकते। तो ये सब क्या है, ये सब डेटरेंस में आता है कि हमने उस जो सैन्य अभ्यास किया, हमारे पैसे खर्च हुए उसमें, और वो बेवजह ही गया क्योंकि वहाँ कोई लड़ाई थोड़ी हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने अभ्यास किया। तो हमें चाइना को शो करना था कि भाई साउथ चाइना सी में आप अकेले ही नहीं हो, हम भी हैं। इंडियन सी को जैसे हम, उसमें भी खूब सारा ये अभ्यास वगैरह चलते रहते हैं, तो पैसे खर्च होते हैं उन चीज़ों पर, उनका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत गूढ़ मतलब है कि हम दूसरी कंट्रीज़ को ये दिखा रहे हैं, जो हमारी राइवल कंट्रीज़ हैं, जो हमारी दुश्मन कंट्रीज़ हैं, या फिर जहाँ पर हमारे हित दूसरी कंट्रीज़ के साथ टकराते हैं, तो हम उनको शो करते हैं कि भाई आप अकेले नहीं हो, आप अकेले पावरफुल नहीं हो, हम भी पावरफुल हैं। तो ये क्या है, डिटरेंस या निवारक कहा जाता है, और इसी का एक पार्ट होता है न्यूक्लियर डिटरेंस, जो मैं समझा चुकी हूँ। अगला टर्म हम देखेंगे निशस्त्रीकरण। ये भी बहुत चलता है ये टर्म, और जनरली बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि व्हाट इज़ निशस्त्रीकरण। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपके भी एक चैप्टर लगभग इससे ही जुड़ा हुआ है। तो निशस्त्रीकरण का मतलब, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे वर्ड आ रहा है शस्त्रीकरण। शस्त्र का मतलब होते हैं हथियार, अर्सेनल बोल दो इंग्लिश में, या हथियार बोल दो। निह का मतलब, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आपको पता है, रिड्यूस करना, या कम करना, या ख़त्म करना, या घटाना।
ये सब क्या बोला जाता है? तो निशस्त्रीकरण का मतलब क्या है? शस्त्रों की होड़ को कम करना। जैसे आज के दिन लगभग जो मेजर सुपर पावर्स हैं सबके पास परमाणु हथियारों की कैपेसिटी है। तो अगर सारे कंट्रीज़ मिलते हैं, एक टेबल पे बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई सबके पास परमाणु हथियार है, अगर किसी दिन लड़ाई हो गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो एक काम करते हैं हम परमाणु हथियारों को बहुत ज़्यादा नहीं रखते, बहुत कम करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे इनको ख़त्म कर देंगे ताकि खतरा कम हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्या मानी जाएगी? ये मानी जाएगी निशस्त्रीकरण। तो निशस्त्रीकरण का मतलब कम करना, घटाना या रिमूव करना या एलिमिनेट ही कर देना, ख़त्म ही कर देना सर्टेन वेपन सिस्टम्स को जो स्टेट्स आइडेंटिफाई करें। जैसे अभी स्टेट्स ने कहा कि हम अणु बम इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, फिर मान लो कोई और हथियार आ गए, हम सब मिलकर उनकी होड़ को कम करते हैं, उनकी संख्या को घटाते हैं, फिर धीरे धीरे एक दिन ख़त्म कर देंगे। तो ये सब क्या है, सारी कंट्रीज जब एग्री हो रही हैं कि भाई एक टाइम लिमिट में, उसमें एक टाइम लिमिट डिसाइड किया जाता है कि भाई एक टाइम लिमिट में हम अपने हथियारों में इतनी कटौती कर देंगे, फिर उस टाइम लिमिट में हम इतनी कर देंगे। तो ये सब किसके प्रयास कहलाते हैं? निशस्त्रीकरण के, यानी शस्त्रों को, वो कोई भी टाइप के शस्त्र हो सकते हैं, हाइड्रोजन बम हो, न्यूक्लियर बम हो, तो उसको जो स्टेट्स हैं वो मिलकर बैठें और आइडेंटिफाई करें कि अब ये वाला कम करना है, अब ये वाला। तो इसके लिए एग्रीमेंट साइन होते हैं और कंट्रीज़ को कंप्लाई करना पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं? निशस्त्रीकरण बोलते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो शस्त्रों की होड़ को कम करना, उनकी संख्या में कटौती करना है, उनको ख़त्म ही कर देना निशस्त्रीकरण कहलाता है। एक वर्ड आता है नेचुरल एलाय या फिर प्राकृतिक पार्टनर। मतलब जो दो कंट्रीज़ होती हैं उन सांस्कृतिक, उनके राजनीतिक, उनके इकोनॉमिक या हिस्टोरिकल वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों तो उनको क्या कहा जाता है? नेचुरल एलाई कहा जाता है। जैसे यूएसए और ब्रिटेन है, जैसे देखा जाए तो यहाँ दोनों की कल्चर लगभग समान है। यहाँ भी न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन है, यहाँ न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ भी इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ बच्चे जैसे कुछ टाइम बाद माँ बाप से दूर हो रहते हैं, यहाँ भी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब इन दोनों की कल्चर है, इन दोनों की इकोनॉमी है, इनके पॉलिटिकल है, जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं वो लगभग क्या है? समान है। जैसे हम देखा जाए तो इंडिया नेपाल, यहाँ भी दोनों जैसे हिंदी बोली जाती है। यहाँ बुद्ध ने प्रचार किया था, वो इंडिया में फैला, फिर श्रीलंका में फैला। तो क्या है, हमारी कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बांग्लादेश मान लो, तो हम इनको क्या बोलेंगे? अपनी नेचुरल एली बोलेंगे, एलाई बोलेंगे कि भाई जिसके साथ हम कॉमन कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल वैल्यूज़ शेयर करें एक दूसरे के साथ, तो वो हमारी नेचुरल एलाई कहलाता है। मतलब हमारा इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट लगभग समान हो। फिर एक टर्म आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामरिक भागीदार। ये तो बहुत न्यूज़पेपर्स में भी बहुत बार आता है कि सामरिक भागीदारी की है या हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सामरिक भागीदार है। तो क्या मतलब है इस वर्ड का? पहले थोड़ा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब दो कंट्रीज़ हैव एग्रीड एट द हाईएस्ट लेवल टू आइडेंटिफाई कॉमन इंटरेस्ट एट द ग्लोबल एंड बाईलैटरल लेवल and then cooperate with each other to achieve them by coordinating their activities. Usually, the word strategic has a political connotation to it and has economic and even military dimensions. जब दो कंट्रीज़ को ये लगे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और हम जब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट सेम हैं, उसके लिए फिर वो हाईएस्ट लेवल यानी सरकार के लेवल तक या फिर जनता के लेवल तक, यानी ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी तीनों यूज़ करके हाईएस्ट लेवल तक वो कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? सामरिक भागीदार। जैसे जब इंडिया और जापान अपनी सामरिक भागीदारी की बात करते हैं तो जापान का हमें पता है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो इंडिया जब जापान के साथ बात करेगा तो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को माइंड में रखेगा कि भाई जापान से हमें, जैसे हमने जापान से बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट लिया था, बहुत फास्ट चलने वाली, या फिर और भी जैसे टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इंडिया जब जापान के साथ बात करने जाएगा तो उस टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट को ध्यान में रखेगा कि भाई हमें जापान के साथ डील जब करनी है तो हमें उनसे कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी लेनी है। तो जब वो टेक्नोलॉजी के बारे में एक दूसरे से बात करेंगे, या फिर मैंने एक बहुत बार एग्जांपल दे रही हूँ साउथ चाइना सी, जब वहाँ ये दोनों
सैन्य अभ्यास करते हैं, या फिर साउथ चाइना सी जापान भी कंसर्न है उसके लिए, और इंडिया भी कंसर्न है कि भाई वो किसी एक कंट्री के कब्ज़े में ना आए, या फिर एक कंट्री का प्रभुत्व वहाँ बहुत ज़्यादा ना हो। तो जब इंडिया जापान टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, या साउथ चाइना सी की बात करेंगे, फिर इंडियन ओशन की बात करेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी सामरिक जो चीज़ें हैं उन पर बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में इनकी भागीदारी कहलाएगी सामरिक भागीदारी। ठीक है, हम बात करेंगे कि जापान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है टेक्नोलॉजी में, हमें काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब उनसे टेक्नोलॉजी से सीखना है कुछ। तो सामरिक भागीदारी एक शॉर्ट टर्म भागीदारी नहीं होती है, बहुत लंबी चलने वाली पार्टनरशिप होती है। इसमें लंबे लंबे गोल्स यानी बहुत दूर तक जाने वाले गोल्स को ध्यान में रखा जाता है। और किसी एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री जब अपने संबंध स्थापित करती है तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो उन दोनों में कॉमन है, और एक कंट्री को दूसरी से वो चाहिए, या फिर दोनों कंट्री उस एरिया में बहुत अच्छा कोऑपरेट कर सकती हैं। तो इसी चीज़ को कहा जाता है सामरिक भागीदारी। उसके बाद हम थोड़ा सा एक बार फॉरेन पॉलिसी और लंबा देख लेते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति का ही जिक्र रहता है बार बार। तो 2-4 पॉइंट और मैं समझा देती हूँ विदेश नीति पर। मतलब विदेश नीति का मतलब कैसे क्या है, एक राज्य की सरकार दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे डील करती है। फॉरेन पॉलिसी इंक्लूड्स सच मैटर्स दैट इज़ ट्रेड, डिफेंस। एक देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, वो ऐसी होती है कि जिससे उस देश व नागरिकों का हित सुरक्षित रहे। तो फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो एक गवर्नमेंट दूसरे देशों के साथ डील करने के लिए यूज़ करती है। ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी के लिए जनरली फॉरेन मिनिस्टर होता है, विदेश मंत्री होता है कंट्रीज़ में। ठीक है, अब इसके एक डेफिनेशन हम अगर देखें तो एक देश द्वारा दूसरे देश या देशों के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों को निर्धारित करने वाली नीति को विदेश नीति कहा जाता है। सर्वप्रथम मोडल्स्की ने विदेश नीति को परिभाषित किया था। विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी देश के द्वारा चुनी गई नीतियों का समूह होती है। ठीक है, राष्ट्रीय हित मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, सांस्कृतिक, और उसमें आर्थिक आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। हर देश को पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना डेवलप नहीं हो सकते, पैसे के बिना हथियार नहीं खरीद सकते। तो इसमें आर्थिक हित सबसे ज़्यादा प्रभावकारी आजकल हो चुके हैं। और जो नीतियाँ चुनते हैं वो बार बार चेंज हो सकती हैं आवश्यकता और समय के अनुसार। तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी क्या है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चुनी गई नीतियाँ। ठीक है, विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय कारकों से नहीं बल्कि देश की घरेलू परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। जैसे हमारे देश में मान लो तेल की अचानक कमी आ गई, तो हमारी विदेश नीति ऐसी होगी कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ तेल में डील करना चाहेंगे कि ऐसा हमें कम पैसे पर तेल मिल जाए, या तेल ज़्यादा हम इंपोर्ट करें, या फिर तकनीक लें। तो मतलब जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो ऊर्जा है, तेल है, तकनीकी है और सैन्य सामग्री है, ये भारत की प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और हों। ठीक है, जैसे ओपेक देश हैं, ओपेक मतलब जो तेल के निर्यातक देश, उन्होंने एक समूह बना रखा है ओपेक, वो तेल का निर्यात करते हैं। ठीक है, उनके साथ अगर भारत के संबंध होंगे तो उसमें कच्चा तेल प्रमुख भूमिका निभाएगा, और भारत को कुछ और थोड़ी चाहिएगा उसमें तो भारत को विदेश नीति में तेल की भूमिका उसमें खास होगी। ठीक है, तो इसलिए तेल के जो निर्यातक देशों के साथ जब भारत अपनी विदेश नीति बनाएगा तो उसमें एक तेल को ध्यान में रखेगा। ठीक है, और जैसे विदेश नीति जब डिसाइड होती है तो विकासशील देशों की अलग है, विकसित देशों की अलग है। विकासशील देश का ध्यान रखेंगे, गरीबी का उन्मूलन हो, रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, शिक्षा मिले, खाद्य सुरक्षा मिले, इन पर फोकस करेंगे। विकसित देश हैं वो क्या सोचेंगे, हमें बाज़ार मिले, या फिर कच्चे माल मिल जाए, या फिर प्राकृतिक संसाधन मिल जाए हमें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो हर कंट्री की विदेश नीति अलग अलग होती है क्योंकि उनके हित अलग अलग होते हैं। अब जैसे लंबे टाइम तक आर्थिक और सैन्य सहायता दी थी अमेरिका ने पाकिस्तान को, तो उसकी विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप निर्धारित किया। तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी है वो एक राष्ट्र का हित होती है। अब इस फॉरेन पॉलिसी का एक प्रमुख निर्धारक तत्व क्या है, एक देश के दूसरे देश के से कितने हित पूरे हो रहे हैं, अथवा दो देशों के बीच में भूमि, सीमा जैसे संबंधों को लेकर किस प्रकार की स्थितियां हैं, तो ये भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। तो ये हमने लगभग शब्दावली पूरी कर ली है। अगले लेक्चर से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।